हेलो माय डियर बडीज। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश से आपका क्या अभिप्राय है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट को पहले जर्नल सेंस में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स में जाने से पहले कि इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या कहना चाहता है, इसे एक बार जर्नल सेंस में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसे कुछ चीजें चाहिए, ग्रुप ऑफ एसेट्स, पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। जैसे कि वो चाहता है कि मेरे पास घर हो, बाइक हो, कोई बढ़िया टीवी सेट हो, इस तरीके की चीजें चाहता है। आगे बाद में हम चलते हैं, अगर मैं यहीं तक बात रखूं तो इसको किस तरीके से हासिल कर सकता है। अगर उसकी पे ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो वो इसे अचीव कर सकता है। अगर वही नॉर्मल इनकम है तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपनी सारी की सारी जो पैसा है, जो उसके पास सैलरी आ रही है, उसे खर्च नहीं करेगा। इसमें से कुछ पैसा जो उसकी सैलरी का है वो अपने फ्यूचर की नीड्स के लिए क्या कर लेगा, बचा लेगा। मानकर चलिए कि उसको फ्यूचर में एक बाइक चाहिए, और जो एक बाइक उसे चाहिए उसका जो प्राइस है वो 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये है। और उसकी जो इनकम है, जिसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ इन इकोनॉमिक सेंस, जहाँ तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, जहाँ मैं उसे सेव कर सकता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि मेरे पास जो इनकम आ रही है, एक कंज्यूमर के पास जो इनकम आ रही है, आप जहाँ तो उसे कंज्यूम कर सकते हो, जहाँ आप उसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और वो क्या कर रहा है कि उसे एक बाइक चाहिए जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो वो कुछ सेविंग करनी शुरू कर देता है। मानकर चलिए अपने घर पे लॉकर में कुछ पैसे सेव करना शुरू कर देता है। सपोज उसकी इनकम 25,000 है, जिसमें से 15,000 महीने का वो खर्च कर रहा है और 10,000 रुपये वो सेव कर रहा है। हालांकि ये एक अजम्पशन है, ये एक एग्जाम्पल है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। वो 10,000 रुपये बचा रहा है, किसी ना किसी तरीके से 10,000 रुपये बचा रहा है। जब वो बाइक लेने के लिए जाता है, उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। पर जब वो बाइक लेने के लिए गया, उस टाइम पर उस बाइक का जो प्राइस था, सपोज वो 1,20,000 रुपये हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में, देश में क्या आ गई, महंगाई, इन्फ्लेशन हो गई। तो इस तरीके से तो वो अपनी कोई भी चीज बाय ही नहीं कर पाएगा, खरीद ही नहीं पाएगा। तो उसे क्या करना होगा, या तो वो बैंक में अपना एक अकाउंट रख ले, जहां पर उसे थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहता है, अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात करते हैं। नहीं तो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो क्या काम कर सकता है। अगर उसने मानकर चलिए उस पैसे को बहुत जल्दी खर्च नहीं करना है, तो उसके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि उसके बैंक में क्या करवा दे, एफडी करवा दे। जनरली हमने सुना होता है एक, यानी कि यहाँ पर एफडी आते ही तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है, थोड़ा सा टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए उसने अपने जो पैसे है उसको फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। या फिर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक तरीके की शेयर्स आप कह सकते हो, उसमें पैसे को लगा दे। म्यूचुअल फंड्स में पैसे को लगा सकता है। इससे क्या होगा, इसमें रिस्क तो जरूर है, रिस्क तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर हायर रिटर्न भी रह सकती है। अगर रिस्क है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है हायर रिटर्न। और इस तरीके से रिस्क लेकर वो जो उसने पैसे को बचाया है, सेव किया है, उस सेविंग को वो कन्वर्ट कर सकता है किसमें, इन्वेस्टमेंट में। तो एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, जो उसके फंड्स हैं उसको एम्प्लॉय कर देना, लगा देना ऑन एसेट्स, ऐसी जगह पर जहां से उसे क्या मिलने वाली हो, इनकम, जहां प्रॉफिट, जहां फिर उसका जो पैसा है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इन्वेस्टमेंट तब होगा जिसमें दो चीजें जुड़ी हो, एक तो ये टाइम लेगा, और दूसरा इसमें क्या जुड़ा होगा, रिस्क जुड़ा होगा। एक चीज और आपने याद रखना है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो तब पॉसिबल है जब वो अपने प्रेजेंट के खर्चों में कमी कर दे, उन्हें कम कर दे। तभी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसे को यूज करके, रख कर, कहीं ना कहीं अपने पैसे को लगाकर किसी ना किसी एसेट्स में कहीं पर भी लगा सकता है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर हमने बात करी, वो शेयर खरीद सकता है किसी कंपनी के, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकता है। अभी जो ये शब्द हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिनकी इनको फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यूं मानकर चलो ये एक तरीके की क्या होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग्स में यहाँ पर इग्नोर किया था। देखिए, या इस वाले पॉइंट पर कि थ्रू आउट ऑफ अवर लाइफ हम जो पैसा कमाते हैं, हमें कुछ ग्रुप ऑफ एसेट्स चाहिए होते हैं, जैसे घर, मोटरसाइकिल, टीवी वगैरह कुछ भी। या फिर इसी तरीके से हम फाइनेंशियल एसेट्स में भी पैसा लगा सकते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एनएससी, एलआईसी, एक तरीके से इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं। और इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेंसिबली। इन्हीं को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। ये स्टॉक में पैसा लगाना, बॉन्ड्स में पैसा लगाना, जो सिक्योरिटीज में आप पैसा लगाते हो और इनमें लगाया गया पैसा एक तरीके से आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। ये एक आम व्यक्ति के तौर पर हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी सैलरी में से पैसे को बचाकर थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पैसे को लगाता है, टाइम लेता है, और टाइम के बाद उसको वहां से रिटर्न्स मिलती हैं। हालांकि रिस्क है, वो लॉस में भी कर सकता है, बट अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो वहां से वो रिटर्न अर्न कर सकता है। तो ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करता है। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो समझो यहाँ पर मैं जो इन्वेस्टमेंट को समझने वाला हूँ वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ।
एक लार्ज डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। एक चीज और, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं या इकोनॉमिक्स को जनरली पढ़ रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट, निवेश के साथ हमें एक और वर्ड दिखाई देता है, पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी निर्माण। इन्वेस्टमेंट, निवेश और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी निर्माण। दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम मीनिंग इनका रहता है। हालांकि फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप हल्का सा ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट शब्द है इसे इकोनॉमिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि एक अकाउंटिंग सेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, बहुत सारी जगह आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स भी जो कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को यूज करते हैं, बट स्टिल जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। चलिए अब इसके मीनिंग पर चलते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन हो, दोनों का मीनिंग लगभग बिल्कुल सेम ही है। क्या मीनिंग है आखिर में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का? तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग है एन इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में या एक गिवन टाइम पीरियड में, एक निश्चित समय के अंदर, जब आपकी इकोनॉमी का, आपके देश का जो कैपिटल स्टॉक है, आप चाहे इसे कैपिटल स्टॉक कह लीजिए, कैपिटल स्टॉक ना कहकर आप इसका नाम फिजिकल स्टॉक भी कह सकते हो। जब आपके देश के, आपकी अर्थव्यवस्था के कैपिटल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक में बढ़ोतरी हो जाए, वो एडिशनली बढ़ जाए, इसी को नाम दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का। अब इस टेक्निकल जो मीनिंग है, जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है सिंपल भाषा में, तो आप यूं कह सकते हैं कि आपके कंट्री के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर जब नई फैक्ट्रियां लगती हैं, नया रेलवेज, रोड, ब्रिज, डैम्स, बिल्डिंग्स, इस तरीके के नया प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, जब इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, या ये नए प्रोजेक्ट आपकी इकोनॉमी के अंदर लगने शुरू हो जाएं, इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल स्टॉक या फिर कैपिटल स्टॉक। जब आपकी इकोनॉमी में ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाएं, उनका निर्माण हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो बाय कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट वी मीन एडिशन टू कंट्रीज फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का जो फिजिकल स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है। इट सिग्निफाइज दैट पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट विच इज नॉट कंज्यूम्ड। ये कब हुआ होगा? जब आपके पास जो इनकम आई होगी, आप में से उस इनकम के बड़े पोर्शन को आप खर्च ना करके उसे आपने क्या कर दिया होगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कर दिया होगा, कैपिटल के ऊपर लगा दिया होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आप यूं कह सकते हैं, जैसे मानकर चलिए एक कंपनी है, एक फर्म है, कंपनी है, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे फर्म कह लीजिए। इस फर्म के अंदर कुछ मशीन्स पड़ी हुई, ठीक हुआ। मानकर चलिए 6 मशीन या 7 मशीनें, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 मशीनें पड़ी हुई। तो अगर आपने पैसा और इन्वेस्ट किया और खर्चा किया और ये 7 से बढ़कर 10 हो गया, तो समझो इस फर्म का आपकी कंट्री के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर 7 से 10 हो जाने का मतलब कि उसका भौतिक स्टॉक में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उसका फिजिकल स्टॉक पहले से बढ़ गया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है। ये कब हुआ होगा? जब इस फर्म ने फालतू के खर्चे कम किए होंगे और पैसे को जाकर क्या कर दिया होगा, इन्वेस्ट कर दिया होगा। देश में उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ये पैसा है इसे वो उपभोग नहीं कर रहा है कंट्री, जबकि उसकी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। एक चीज और समझना यहाँ पर, एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब पहले जो के था K1 मान लीजिए, वो 7 मशीनें थी इस फर्म में। अब K2, अब जो कैपिटल हो गई है वो 8 हो गई है, सॉरी एग्जाम्पल के तौर पर वो 10 हो गई है। तो आपके कैपिटल स्टॉक में परिवर्तन आया है। अभी की वैल्यू में से पिछली वैल्यू को जब आप माइनस करोगे, अब 10 मशीनें हैं, पहले 7 थी, तो इसका मतलब आपके कैपिटल में चेंज आ गया है कितने का, 3 का। तो चेंज इन के जो है ये रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल टू आई, कि इतने से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है। इट मींस इन इकोनॉमिक्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन के, या यूं कह लीजिए के जो है यही आई को बता रहा है, यही कैपिटल फॉर्मेशन है, यही इन्वेस्टमेंट है। अगर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करें तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स। देखिए वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स लिए हैं, ये एक चीज़ माइंड में रखे हैं ताकि हम आने वाले अगले जो हमारे चैप्टर हैं वो मल्टीप्लायर, या फिर जब हम एक्सेलरेटर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, या फिर इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाह रहे हैं, तो मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के टाइप्स को डिस्कस किया है। वैसे बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे रियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। बट अभी इस वाली वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया है वो हमने बेसिकली 4 इन्वेस्टमेंट के टाइप्स को डिस्कस किया है। पहला है हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करती, जो इनकम
और प्रॉफिट पर डिपेंडेंट नहीं है। कहने का सेंस क्या हुआ कि मान लीजिए आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी, आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने रख दिया इन्वेस्टमेंट और यहाँ से जो इनकम आई है वो कितनी आई है, 0 आई। तो क्या एक नॉर्मल पर्सन, एक प्राइवेट पर्सन ऐसी इन्वेस्टमेंट दोबारा से करना चाहेगा? जनरली हमारा आंसर होगा नो। तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कौन करता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर करता है गवर्नमेंट, क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे मेनली वेलफेयर के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है? वेलफेयर। तो चाहे देखो आपके पास इनकम 2 आए, 4 आए या 6 आए, फिर भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते ही, उतना का इन्वेस्ट आप रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आ रहा, चाहे इनकम में चेंज आए, तो चाहे इनकम हो चाहे इनकम ना हो, लेकिन फिर भी हम जो ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको स्वतंत्र निवेश भी बोल दिया जाता है, कई बार इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि जनरली ऐसी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पर्सन ना कर गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। और ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है, फिर से वही बात, ये इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है। और क्यों करती है? ताकि आपका जो नेशन है, अगर वो डिप्रेशन में हो, रिसेशन में हो, तो उससे बाहर निकल सके और आप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को करते हो। तो मल्टीप्लायर के अंदर आगे जब हम एक टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मल्टीप्लायर जिसको हिंदी के अंदर हम गुणांक बोलते हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट यूज होगी, वहां पर जब हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखना वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसी का ऑपोजिट नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरित निवेश। यूं मानकर चलिए कि एक प्राइवेट पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, उसने मानकर चलिए एक प्लॉट परचेज किया है, बाय किया है, खरीदा है, जो 2 लाख में उसने खरीदा है। लकली 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, जहां 1 ईयर, कुछ भी आप एक टाइम पीरियड रख लें, इस प्लॉट की कीमत 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपीस या 4 लाख हो गई, 4 लाख हो गई। लकली हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। तो अब जो उसको मुनाफा दिख रहा है इसमें कि 2 लाख मैंने लगाए, 4 लाख मुझे मिल रहे हैं, तो 2 लाख बिल्कुल क्लियर हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये उसे क्या करेंगे? ये उसे पुश करेंगे, ये उसे मोटिवेट करेंगे, ये उसे प्रेरित करेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। बिल्कुल पहले वाली इन्वेस्टमेंट का हम उल्टे बात कर रहे हैं, इनवर्स बात कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, आपके इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। और एक चीज और, इसे जो किया जाता है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। देखिए जिस तरीके से ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर करता है, गवर्नमेंट करती है, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि मोटिव कैसा है? प्रॉफिट मोटिव है। और यहाँ पर एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इसका इनकम के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसे इसके डायग्राम के तौर पर देखूं तो आप यूं कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई, अगर मैं यहाँ आई रख लूँ और यहाँ पर इनकम की बात रख लूँ, ये इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट की गई और इतनी इनकम जनरेट होती है। ठीक हुआ? फिर से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट को चेंज के कह लीजिए, जहाँ आई इन्वेस्टमेंट को चेंज किया गया। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ी है। ये बढ़ी हुई इनकम आपको प्रेरित करेगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है, अगर इनकम कम हो गई तो आप पहले से इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते चले जाएंगे? कम करते जाएंगे। दैट्स वाई जो इसका स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि इट इज इनकम इलास्टिक। ये इनकम इलास्टिक है, इनकम के चेंज होने से यहाँ इन्वेस्टमेंट चेंज होगी और जनरली से प्राइवेट सेक्टर करेगा। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, हिंदी में त्वरक हम उसे बोलते हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट यूज होगी वो समझ लीजिए आप लोगों की प्रेरित निवेश होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलने से पहले एक बार छोटा सा एक और डिफरेंस कर लेते हैं, हालांकि हम इसे डिस्कस तो कर ही चुके हैं। पहला पॉइंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये इंडिपेंडेंट होती है, प्रॉफिट और इनकम पर डिपेंड नहीं करती, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और इनकम पर डिपेंड करती है। हालांकि यहाँ पर एक वर्ड दिखा हुआ है प्लांट, ये जो वर्ड है प्लांट, और एक यहाँ पर देखिए ऊपर, मैंने इस वाले पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक व्हिच आर रिक्वायर्ड when level of income and demand in economy goes up। इसे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर। वहां पर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिसकी वजह से इनकम बढ़ी है। बढ़ी हुई इनकम से लोग डिमांड और कंजम्पशन करने वाले हैं, और इस डिमांड और कंजम्पशन को पूरा करने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है, पर एग्रीगेट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी होती है पर एग्रीगेट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर
नजर आ रही होती है, क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर फिर वो एक तरीके से प्लानिंग करते हैं, उन्हें देखने को मिलता है कि किस तरीके से कि इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है उसकी जो जहाँ फिर डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और यहाँ पर हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम एक्सीलरेशन के प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इनकम और प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। अगर इनकम और प्रॉफिट है तो आप इस इन्वेस्टमेंट को करोगे, और अगर इनकम और प्रॉफिट नहीं है तो आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करोगे। और दूसरा, आप सिंपल इतना समझिए कि ये जनरली प्राइवेट सेक्टर के लिए की जाती है, और ये प्रॉफिट मोटिव होती है, और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लान्ड वर्ड को आप ना कहकर आप डिपेंडेंट समझें अभी के लिए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगला पॉइंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इनकम इनइलास्टिक है, यानी कि बेलोच है। इनइलास्टिक को बोलते हैं आई बेलोच है, यानी कि ये इनकम पर डिपेंड नहीं करती, चाहे इनकम है चाहे नहीं है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन जो प्रेरित निवेश है ये इनकम पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कल्याण के उद्देश्य से की जाती है, जबकि जो प्रेरित निवेश है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मोस्टली जनरली जो है ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डन होती है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और अगला हमारा जो टाइप है वो है हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में मैं बात करूं तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश की बात करते हैं। तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो देखिए पहला पॉइंट उसने लिखा हुआ है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में टोटल स्पेंडिंग आता है उन कैपिटल गुड्स। जब भी हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो आप सिंपल भाषा में समझने के लिए प्लांट एंड मशीनरी वर्ड आप समझिए, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड्स को समझिए। इसको एक छोटे से पहले एग्जांपल ही कोई ले लेते हैं और फिर हम इसकी वर्डिंग पर चलते हैं। मान लीजिए अभी भी मैंने एग्जांपल लिया भी था, एक आपकी एक फर्म है, फर्म कह लीजिए, आपका कोई दुकान है, कुछ भी समथिंग, एक हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जीरोक्स करने की, फोटोकॉपी करने की 3 मशीनें पड़ी हुई, 1 2 3, ठीक हुआ। तो आपका जो कैपिटल स्टॉक है, आपके पास जो मशीनें पड़ी हुई, कैपिटल स्टॉक का मतलब अभी मैंने बताया ना, मशीन्स, फिक्स्ड एसेट्स जो पड़ी हैं ये 3 पड़ी हुई, ठीक हुआ, एक टाइम पीरियड में, ठीक हुआ। और अब क्या करते हैं, आप एक मशीन और बाय कर लेते हैं, आप एक मशीन और बाय कर लेते हैं, ये वाली चौथी मशीन आप और ले आए। जो चौथी मशीन आप लेकर आए, मान लीजिए इसका जो प्राइस है, तो जितने में आप लेकर आए, आपने इसके ऊपर जो निवेश किया वो 2 लाख रुपए का किया। लेकिन इसी 2 लाख के साथ साथ जो पहली 3 मशीनें पड़ी हुई थी, 1 2 3, ये 1 साल से चल रही हैं या 6 महीने से चल रही हैं, एक टाइम पीरियड, तो इनकी भी सर्विस पर कोई खर्चा हो रहा होगा, इनमें भी कुछ क्या हुई होगी, टूट फूट हुई होगी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मल वियर एंड टियर बोल देते हैं। जब ये मशीनें चल रही होंगी तो हो सकता है कि चलते चलते इनमें घिसावट हुई हो, इनका कोई पार्ट टूट गया हो, इनकी कोई पुर्जा इक्विपमेंट खराब हुआ हो, तो आप उसे क्या करवाएंगे, रिप्लेस करवाएंगे, ताकि इसकी एक तरीके से आप कह सकते हो मेंटेनेंस रखेंगे, आप सर्विस करवा रहे हैं इसकी। तो इन 3 मशीनों पर 10,000 इस पे, 10,000 इस पे, और 10,000 का आपने इसमें 1 साल में 6 महीने में जो भी आप टाइम पीरियड ले रहे हैं वो भी आपने खर्च किया, तो 30,000 का ये खर्च हुआ। तो ये टोटल जो खर्चा होया, जो ये टोटल स्पेंडिंग ये बता रही है कैपिटल गुड्स पर, 2,30,000, दिस विल बी योर ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ये है आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अकाउंट्स फॉर न्यू एसेट परचेज एंड बिजनेस एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को बढ़ाए रखने के लिए, अपने बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए, एक तो जो आपने खर्च किया और एक आपने जो न्यू एसेट्स परचेज करी, ये चीज शामिल होती है। एक अगला पॉइंट, डज नॉट डिडक्ट डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है डेप्रिसिएशन, हालांकि मैं इसे बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार समझिए। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब होता है, आम भाषा में घिसावट भी बोल देते हैं, जब आपके फिक्स्ड कैपिटल जो मशीनरी वगैरह होता है, जब उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाए, उसकी वैल्यू में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो कमी कई कारणों से हो सकती है। पहला कारण मैंने अभी अभी आपको गिनवाया कि हो सकता है जब वो मशीन चल रही है तो उसमें घिसावट हो, उसमें नॉर्मल टूट फूट हो जाए। दूसरा कारण, उसमें एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है कि चलती चलती मशीन में कोई आग लग गई, जहाँ उसका कोई पुर्जा टूट गया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ सकती है। तीसरा हो सकता है फोर्स इन ऑब्सोलीसेंस, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जब वो मशीन आउटडेट हो जाए, उसकी कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, या मानकर चलिए कोई लैपटॉप है या कोई स्मार्टफोन है, उसके अंदर कोई ऐप है, अब वो इंस्टॉल ही नहीं होती क्योंकि वो पुराना हो चुका है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इन 3-4 रीजंस की वजह से, एक नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, तीसरा टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से जब उसकी वैल्यू में कमी हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमने अपने वाले उदाहरण में नॉर्मल वियर एंड टियर लिया है, ये 2 लाख की मैंने नई मशीन ली और 30,000
₹30,000 पुरानी मशीनों के एक तरीके से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की भी हम बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम है वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी है कि आपने रिप्लेस करवाया, उसकी मेंटेनेंस करवाई। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को शामिल करते हो तो और उसमें से ये 30,000 आप माइनस नहीं कर रहे हो, डज नॉट डिडक्ट, आप अभी तक उसको माइनस नहीं कर रहे हो, उसमें रखा हुआ है आपने, तो इसको मिलाकर जो बनती है वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक हुआ? तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में तो आपकी जो आपने न्यू मशीन परचेज करी और आप अपने बिजनेस के एक्सपेंडिंग के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, इन दोनों को शामिल करके रखते हैं, तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट का टाइप होता है। अब देखिए, अब इसी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से, यानी कि फिर अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट का अगर मैं फॉर्मूला कहूं तो आप ये कह सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अभी ना ही समझे फॉर्मूला, 1 मिनट रुक जाएं। तो अभी दोबारा से हम अपने वाले एग्जांपल पर आते हैं। तो जब आपका जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी वो आई 2,30,000 रुपए, जिसमें से 2 लाख की तो आपने नई मशीनरी परचेज करी और 30,000 रुपए का आपका वो डेप्रिसिएशन था। तो ये 2 लाख प्लस 30,000 ये हो गए 2,30,000 रुपए, ये आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। अगला होता है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर है, शुद्ध निवेश कितना है। तो शुद्ध निवेश को निकालने के लिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जब हम अपने मूल्य ह्रास डेप्शन को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2,30,000 में से जब आपने उस 30,000 को माइनस कर दिया तो बचा हुआ जो ये 2 लाख है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेट इन्वेस्टमेंट को कर रहा है। तो कैलकुलेटेड बाय, ये नेट इन्वेस्टमेंट है, ये नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बताया, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस कर रहे हो डेप्रिसिएशन को किस में से, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से। एक तरीके से यूं मानकर चलिए कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये आपका रियल कैपिटल एक्यूमुलेशन बता रही है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब फिर से वही आ गया कि आपके स्टॉक में कितनी मशीनें पड़ी हुई हैं, आपके स्टॉक में कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है। तो एक तरीके से ये लगातार बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बजाय आपकी इकोनॉमी की रियल पोजीशन को बताने में ज्यादा हेल्प करता है। चाहो तो हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज एक कंपनी है जो 50 लाख रुपए परचेजिंग न्यू मशीनरी और 50 लाख रुपए से उसने मशीनरी खरीदी। देखिए इस तरीके से समझे, एक कंपनी है, उसने 50 लाख की हेल्प से, एक कंपनी है, एक नई मशीनों को खरीदा है अपनी कंपनी में। ओवर टाइम, इस पॉइंट को ध्यान देना, टाइम बीतता है, मशीनरी अंडरगोज डेप्रिसिएशन वर्थ 10 लाख। तो जो वहां पर वो जो मशीनरी का चल रही थी उसकी वैल्यू में कमी आती है। कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक मशीन का एक्सीडेंटल डैमेज हुआ हो, बाकी मशीनों में सामान्य टूट फूट हुई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। उसकी वजह से अगर मैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो आपने खरीदा वो 50 लाख रुपया था जो आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, ठीक हुआ। उसके बाद जब आप नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इस टाइम उसकी जो वैल्यू क्या है 50 लाख और माइनस 10 लाख उसकी डेप्रिसिएशन, तो जो 40 लाख है वो एक्चुअल इंक्रीज है कैपिटल स्टॉक का। तो ये एग्जांपल आपको बता रहा है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से एक रियल बिजनेस की पिक्चर को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, जिसमें हमें पता चलता है कि इस टाइम हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह नेट इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ये आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन ये मुझे एक मोटिवेशन देगा आप लोगों के लिए और वर्क करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।